नमस्ते मैम, कैसे हैं? नमस्कार, नमस्कार। हमारी जब बात हुई थी आपकी पुस्तक जो लेटेस्ट है द हिंदूज ऑफ हिंदुस्तान, तो आपने कहा था ये मैं दिखा देता हूँ सबको। आपने कहा था कि ये मेरी सबसे इम्पोर्टेंट बुक है आज तक की। जी, क्यों? एक्चुअली अभी तक जो मैंने पुस्तकें लिखी हैं, दे वर कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन वन पर्टिकुलर टॉपिक, या जैसे कि अयोध्या पे, मथुरा पे, सती पे, एक विषय से वो संबंधित थी। लेकिन ये पहली बार मैंने एक जो पुस्तक लिखी है, ये एक बहुत बड़ा पीरियड ऑफ इंडियन हिस्ट्री को कवर करता है। मैं ऋग्वेद पीरियड से आई कवर टिल 8th सेंचुरी तक, तो मैं काफ़ी डिटेल में कवर करती हूँ। और उसके बाद 12वीं-13वीं शताब्दी के पीरियड को भी मैंने कवर किया है। तो अभी तक जैसे मैंने कहा कि मेरी सारी पुस्तकें एक स्थान या एक विषय पे थीं। ये पहली बार है कि मैंने कोशिश की है कि एक बड़ा इशू रेज करूं और इसको टैकल करूं। और इसमें जैसे फ्लाइट ऑफ डाइटीज में भी काफ़ी लंबा पीरियड है, लेकिन टॉपिक एक है। टॉपिक एक है। हाँ। तो इसमें टॉपिक्स जैसे आपने बताया वो बहुत बहुत अलग अलग टॉपिक्स हैं। तो मैंने कोशिश की है कि भारतीय इतिहास को एक ऐसी दृष्टि से देखें कि वो इतिहास न केवल इतिहास हो भाई संघर्ष का, लड़ाई का, कास्ट वॉर्स का, मेल फीमेल का, लेकिन जो बुनियादी सिद्धांत थे जिसकी वजह से भारत, जिसको हम भारत कहते हैं, वो सदियों तक टूटा नहीं और आज तक है। तो ये क्या बुनियादी सिद्धांत थे जिसकी वजह से भारत को एकता मिली और जो लोग थे उनका इसमें कितना इन्वॉल्वमेंट था। देखिए, जब हम बुनियादी एकता कहते हैं तो ये स्वीकार करना ज़रूरी है कि जो बुनियादी एकता थी ये किसी राजा ने ऊपर से नहीं थोपी थी। बुनियादी एकता इसलिए थी क्योंकि साधारण जनता, साधारण लोग, साधारण पुरुष, महिलाएं, इन सब ने इस सभ्यता में इनका हिस्सा रहा है, भाग रहा है, बहुत महत्वपूर्ण भाग रहा है। तो इन सब चीज़ों को मैंने सामने लाने की कोशिश की है। हम उस पर बात करेंगे कि कैसे रहा है, पर मैं ये पूछना चाहूँगा, आपने ये टाइटल रखा द हिंदूज ऑफ हिंदुस्तान। जी। अब हमारे वाले कुछ जो बुद्धिजीवी लोग हैं वो तो कहते हैं कि कोई हिंदू था ही नहीं। जब मुस्लिम आक्रमण हुआ उससे पहले जो अरब आए उन्होंने हमारा नाम रखा हिंदू, और हिंदुस्तान तो कहते हैं कि 1947 से पहले ही नहीं था। नहीं, तो ये बताइए इसका ये क्या है? आपकी बात एक तरह से ठीक है, लेकिन मैंने ये कोशिश की है दिखाने की कि ये जो भूमि है जिसको हम आज भारत कह रहे हैं या इंडिया कह रहे हैं या हिंदुस्तान कह रहे हैं, इसका एक इतिहास था जो इतिहास बहुत बहुत प्राचीन है। और जो यहाँ के लोग थे वो इस इतिहास से जुड़े हुए थे, संबंधित थे। उस समय उनको हिंदू नाम से नहीं जानते थे, क्योंकि इसमें भी विवाद है कि वो भारतीय शब्द इस्तेमाल किया जाए या नहीं। लेकिन आज के दौरान इट इज़ वेरी वेल अंडरस्टूड कि हिंदूज कौन हैं। तो हिंदूज अब एक कॉमनली एक्सेप्टेड टर्मिनोलॉजी हो गई है जिन लोगों के बारे में मैं लिख रही हूँ। तो इसलिए मैंने जो आज टर्मिनोलॉजी है उसको पहले ले गई, लेकिन ये मतलब नहीं है कि मैं एक हिस्ट्री इन्वेंट कर रही हूँ उनके लिए। जो हिस्ट्री मैं बता रही हूँ, जिसका मैं जिक्र कर रही हूँ, वो सारी सोर्सेज से मैंने उसको सपोर्ट किया है। लेकिन हिंदूज इसलिए शब्द इस्तेमाल किया है क्योंकि जो ये इतिहास है उससे यहाँ के लोग जिनको हम हिंदू कहते हैं वो उससे जुड़े हुए हैं, वो संबंध, दे आर कनेक्टेड विद दैट, सो दैट इज़ द रीज़न व्हाई आई हैव यूज्ड द वर्ड। और हिंदुस्तान की थोड़ी सेक्रेड ज्योग्राफी की जो एक्सपेंशन हुआ है उसके बारे में मैं थोड़ा बात करना चाहूँगा कि हमारा जो कंसेप्शन था, अब कई सारी टर्म यूज़ होती हैं, आर्यवर्त, भारतवर्ष, इसके बारे में थोड़ा बताइए कि कैसे एक एरिया से जो हमारा कंसेप्शन था बहुत पुराने टाइम में,
लेकिन अभी 2500 साल, कम से कम 2500 साल से एक ये हमारा जो सेक्रेड ज्योग्राफी का जो कॉन्सेप्ट है पूरे भारतवर्ष का जो एक्सपेंशन हुआ है साउथवर्ड्स और ईस्टवर्ड्स, इसकी ज्योग्राफी के जो एक्सपेंशन की कहानी है, हिस्ट्री है, ये थोड़ा आप बता दीजिए। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आपने पूछा है। जो हमारे पास ग्रंथ हैं, जो सबूत हमारे पास हो सकता है वो ग्रंथ हो सकते हैं, दैट इज़ द इनिशियल सबूत। तो जो सबसे पहला ग्रंथ ऋग्वेद, तो ऋग्वेद में नदी सूक्ता है। नदी सूक्ता विवरण करता है कुछ नदियों का, और वो जो नदियां हैं जिनको नाम से उनके बारे में लिखा गया है वो नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया और पंजाब तक सीमित थी। तो इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो भारतीय संस्कृति के निर्माता थे उस समय वो उस इलाके से परिचित थे। अब धीरे धीरे वो उस इलाके के आगे बढ़े, जैसे कि ईस्टर्न इंडिया, उसका जिक्र हमको शतपथ ब्राह्मणा में मिलता है। और दक्षिण के बारे में आपने कहा तो अगस्त मुनि के बारे में बहुत प्रसिद्ध कहानियां हैं कि कैसे वो दक्षिण गए, विंध्या पर्वत को कहा कि मैं जब तक नहीं आता तुम ऐसे ही और आगे और ऊपर मत बढ़ना। एंड यू नो, सो द थिंग इज दैट हिस्टोरियंस, लाइक मैं उनका नाम लेना चाहूँगी, दिलीप चक्रवर्ती, ही इज़ वन ऑफ आवर पाइनियर हिस्टोरियंस टुडे, वन ऑफ द लीडिंग हिस्टोरियंस। तो दिलीप चक्रवर्ती ने इस विषय पर काफ़ी काम किया है, और उनका कहना है कि लगभग 500 BC ईसा पूर्व, 520 ईसा पूर्व तक ये जो सभ्यता संस्कृति के निर्माता थे उनको पूरे जिस भूमि को हम भारत कहते हैं उसके बारे में पूरी जानकारी हो चुकी थी। क्योंकि हमको ये याद रखना है कि उस समय यातायात के साधन क्या थे, बहुत सीमित थे, मोबिलिटी तो बिल्कुल ही ज़्यादा पॉसिबल नहीं थी। हाँ, तो ऑन फुट वो पूरा उन्होंने किया। और दूसरी बात वो बहुत ज़रूरी है, जहाँ जहाँ वो गए वो कोई बंजर भूमि तो नहीं थी, वहाँ पे लोग ऑलरेडी होंगे। कौन हो सकते हैं? हंटर गैदरर्स, फिशरमैन। तो ये संस्कृति सभ्यता की एक बड़ी विशेषता है कि जिन लोगों से उनका संपर्क हुआ, जहाँ जहाँ वो गए उनको उन्होंने अपनाया, एम्ब्रेस किया, किसी को रिजेक्ट नहीं किया। सो दिस इज़ पॉइंट नंबर 1। अब ये ज्योग्राफिकल नॉलेज के बारे में, तो ये इसका एक बड़ा इंटरेस्टिंग सबूत है कि जब अलेक्जेंडर ने भारत पर आक्रमण किया तो हमको पता है अम्फी और पोरस के साथ उनका युद्ध हुआ, और उसके बाद वो आगे क्यों नहीं बढ़े? फिर अलेक्जेंडर अपने साथ इतिहासकार लाया था। तो वो लिखते हैं कि भाई अलेक्जेंडर को एहसास हुआ कि मैं तो खो गया हूँ। वो सोच रहे थे कि मैं नाइल के पास हूँ, इजिप्ट के पास हूँ। अब जब उनको लगा कि वो खो गए हैं तो कैसे पता चले उनको कि कहाँ है और ये कौन सी भूमि है जहाँ पे ये फंस गए हैं। तो उनके इतिहासकार लिखते हैं कि जिन लोगों को इस भूमि की जानकारी थी उनको बुलाया गया और उनको कहा कि इस भूमि का विवरण दीजिए हमको। और जो विवरण उन्होंने दिया वो अलेक्जेंडर के इतिहासकारों ने लिखा, और वो विवरण हमारे पास आज भी है क्योंकि वो उनकी पुस्तकें छप गई हैं। तो इतनी हैरानगी की बात है कि वो बताते हैं कि इस स्थान से इस स्थान तक इतने मील का रास्ता है, इस स्थान से इतने मील का रास्ता है। और लगभग 2000 साल बाद आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के फर्स्ट डायरेक्टर जनरल अलेक्जेंडर कनिंघम ने वो ग्रीक राइटिंग्स पढ़ी, और वो कहते हैं कि मैं हैरान हूँ कि 2000 साल पहले इस देश के निवासियों को अपनी भूमि के बारे में इतनी डिटेल्ड नॉलेज थी। सो दिस इज समथिंग दैट यू नो, जो इस भूमि की जो डिस्क्रिप्शन है
ये ऑर्डिनरी लोगों की ये हेरिटेज बन गई थी। अब हेरिटेज कैसे बनी, क्यों बनी? आई जस्ट वांट टू मेक वन पॉइंट कि जो तीर्थ, ये जो संस्था थी, तीर्थ की संस्था ने लोगों को ऐसा मोटिवेट किया कि आपको यहाँ जाना चाहिए। और जब तीर्थ, महाभारत में तीर्थ यात्रा का 2 विवरण हैं। सो द तीर्थ यात्रास दे कवर द होल ऑफ इंडिया। तो कोई भी तीर्थ यात्रा महाभारत में जो 2 डिस्क्रिप्शन दिए हैं वो भारत के किसी हिस्से को छोड़ती नहीं। और लोग कैसे जाएंगे? वो पैदल जाएंगे। जब महाभारत तीर्थ यात्रा के बारे में इतना डिटेल में बता रही है, इसका मतलब है बहुत लोग उस यात्रा पर जाते थे। और किसी भी धार्मिक ऋषि या नेता, किसी भी रिलीजियस लीडर ने कभी भी ये नहीं कहा कि भाई आप अपना तीर्थ का इलाका एक प्रांत तक सीमित रखिए। शंकराचार्य जी केरला के थे, उन्होंने तो नहीं कहा कि भाई आपको सारे तीर्थ केरला में ही होने चाहिए। तो वो तो कश्मीर तक गए। विष्णु के जो तीर्थ हैं वो सारे इस देश में फैले हुए हैं, शिव के, देवी के। सो द पॉइंट दैट आई एम मेकिंग इज दैट द फैक्टर्स दैट वर प्रमोटिंग यूनिटी वर वेरी वेरी स्ट्रांग। अब क्या है कि हमारे में ये टेंडेंसी हो गई है, क्योंकि हम भारत के इतिहास को भारतीय दृष्टिकोण से नहीं देखते और भारतीय सोर्सेज से भी नहीं देखते। हमको आदत हो गई है कि इम्पोर्टेड आइडियोलॉजी और इम्पोर्टेड दृष्टि से हम अपने इतिहास को समझें और उससे हमको अपने इतिहास में के प्रति कोई गौरव नहीं होता, एक बल्कि एक शर्म सी होती है कि भाई हम हीन लोग थे। लेकिन एक्चुअली ये जो प्राचीन इतिहास, देखिए किसी भी देश में सब कुछ ठीक नहीं होता, लेकिन सब कुछ गलत भी नहीं होता। और ये जानना बहुत ज़रूरी है, स्पेशली यंग जनरेशन को, कि बहुत सारा इतिहास में है हमारा जिसके लिए हमको गर्व महसूस होना चाहिए। इसमें आपने जैसे बात की कि कल्चरल यूनिटी किस तरीके से पूरे देश में आई। जैसे हम बात करते हैं कि जो सेक्रेडनेस है इस ज्योग्राफी की, वो कैसे बुनी गई है तीर्थों के माध्यम से जी। और इससे एक बात ये भी हुई होगी कि मान लीजिए, मतलब मैं यहाँ पे रह रहा हूँ, मान लीजिए दिल्ली में है या हरियाणा में है, वो पूरे देश में घूम रहा है, अपने जान रहा है, लोगों से मिल रहा है। ऐसा नहीं है कि तीर्थ में जा रहे हो तो दर्शन करके आप वापस आ गए। आप कारवां चलता था, एब्सोल्युटली, एक आदमी अकेला नहीं जाता था। बिल्कुल, हाँ। और लोगों से मिलते थे, बात करते थे, एक्सचेंज ऑफ लैंग्वेज, सब कुछ हुआ होगा, एक्सचेंज ऑफ कल्चर। तो वो एक ओवर अ पीरियड ऑफ ओवर सेंचुरीज ये चला है। और इस तरीके से ये भारतवर्ष का अपनापन जो है, ये कंसेप्शन की ये भी मेरी ही भूमि है, बिल्कुल, ये कल्चरली तो आया। ये हमने बात की, आपने इस पुस्तक में बहुत अच्छे तरीके से बताया कि कैसे ये हुआ। पॉलिटिकली जो यूनिटी की बात होती है कि भारत तो जो एज अ पॉलिटिकल यूनिट वो अभी बहुत नया है, तो इसकी क्या प्राचीनता कितनी है इसकी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब देखिए, जैसे आपने कहा, इतनी विशाल भूमि थी, यातायात के साधन नहीं थे, तो किसी भी राजा के लिए बहुत मुश्किल था कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक अपना राज्य स्थापित करें। लेकिन भारत हिमालय से कन्याकुमारी तक राजनीतिक क्षेत्र में एक होना चाहिए, ये हमारे पास दृष्टि शुरू से थी, ये हमारे पास सेंटिमेंट था। और इसका सबसे पहला सबूत जो मैं जानती हूँ, वो कौटिल्य अपनी अर्थशास्त्र में लिखते हैं कि हिमालय से कन्याकुमारी, नदी से नदी, इट शुड हैव वन रूलर। और वो कहते हैं ये जो है हिमालय से कन्याकुमारी तक, नदी से नदी तक, ये कौन सी नदियों की बात? मतलब रिवर, अच्छा, ईस्ट एंड वेस्ट, ओके, दैट इज, ये क्षेत्र है
चक्रवर्तिन राजा का। तो वो कहते हैं ये क्षेत्र है चक्रवर्तिन राजा का, लेकिन ऑब्वियसली दिस रिफ्लेक्ट्स एन आइडियल कि भाई हमको ये था कि ये एक राजनीतिक यूनिट है और जो इस पे राज कर लेगा वो चक्रवर्ती हो जाएगा। जरूरी नहीं है, क्योंकि क्या है कि जो छोटे से छोटा राजा था ना, अगर वो 10 गांव में भी राज कर रहा है, वो अपने आप को कहता था मैं चक्रवर्ती हूँ। इसका मतलब है कि ये आइडियल ये सब में फैला हुआ था। किसी राजा को आपको बताने नहीं था कि भैया चक्रवर्ती का मतलब क्या है। They all understood, but the whole point is that given the circumstances, political unity over the whole of the country was not possible. लेकिन प्राचीन भारत में मौर्यस ने भारत के अधिकांश हिस्से पर अपना कंट्रोल स्थापित किया था। लेकिन आपने राजनीतिक यूनिटी के बारे में कहा, राजनीतिक यूनिटी के साथ साथ ये एक उद्देश्य था, आइडियल था कि भाई ये जो पूरी भूमि है इसकी कल्चरल यूनिटी भी होनी चाहिए। और एक मैंने अपनी पुस्तक में कोट किया है एक प्रसिद्ध लेखक को, मध्य का एंशिएंट पीरियड के। वो कहते हैं कश्मीर से कन्याकुमारी तक धर्म 4 टांगों पर खड़ा है। 4 टांगों पर खड़ा है का मतलब है कि धर्म इज फुल्ली एस्टैब्लिश्ड इन द सब कॉन्टिनेंट। तो ये जो एक्सप्रेशंस हैं, मतलब कि ईसा पूर्व तो क्या उन लोगों की दृष्टि हुई होगी जिन्होंने ये एक्सप्रेस किया, ये सोचा, इसका बारे में लिखा। सो दिस इज समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग। इफ आई कैन गो ऑन, आपने कहा कि कल्चरल यूनिटी, पॉलिटिकल यूनिटी का तो मैंने आपको बताया, और उसके बाद वी हैव हर राजा ने वही कोशिश किया कि पूरे भारतवर्ष पर उनका राज हो। नहीं भी हो सकता तो, लेकिन मैं आइडियल वही था, आइडियल वही था। किसी ने ये नहीं कहा कि भाई मैं दक्षिण तक रहूँगा, या उत्तर के किसी ने नहीं कहा कि भाई मेरा तो यहाँ तक ही सीमा है। एंड इमेजिन चोलास, देयर इज अ रिकॉर्ड that they sent all the way to the Ganges and collected water, and कैसे गंगा से पानी जब लाया, किस सम्मान से चोला साम्राज्य ने सम्राट ने उसकी वेलकम किया, और उसकी जो नई अपनी राजधानी बनाई उसका नाम भी गंगा के ऊपर रखा। सो दिस इज समथिंग विच इज विच हैज टू बी एम्फसाइज्ड। मतलब चोला राजा गंगा पर भेज रहा है ताकि गंगा का पानी लोग लेके आए, और अपनी राजधानी जो है गंगा के ऊपर। और ये 1000 साल से भी पहले की बात है। अगर उसको भी भारत की एक वो मान ले स्टार्टिंग पॉइंट, तो उसमें भी सबसे प्राचीन देश बन जाता है, सिविलाइजेशन बन जाता है। नहीं, लेकिन उसके पहले भी थे। हाँ, मैं मतलब कह रहा हूँ मिनिमम बैरियर तो वो देख लीजिए, उसका तो बिल्कुल सबूत है। बिल्कुल। अच्छा, दूसरी बात ये है, जब हम भारत की फंडामेंटल बुनियादी एकता के बारे में कह रहे हैं, और पॉलिटिकल यूनिटी के बारे में कह रहे हैं, या कल्चरल यूनिटी के बारे में कह रहे हैं, इसमें ये ध्यान रखना ज़रूरी है कि पॉलिटिकल यूनिटी, जैसे हमने डिस्कस किया, किसी राजा ने ऊपर से नहीं थोपी, और कल्चरल यूनिटी भी किसी ने नहीं थोपी। क्योंकि कोई भी चीज़ अगर आप ऊपर से थोपेंगे तो उसके खिलाफ विद्रोह होगा कभी ना कभी। कल्चरल यूनिटी और पॉलिटिकल यूनिटी का सबूत क्या है? इसका ये सबूत है कि इसकी बेसिस, इसकी फाउंडेशन, इसकी नींव साधारण लोगों ने स्थापित की थी। हाँ, ये जरूरी है, क्योंकि ये बात होती है कि जो भी राजा हुए होंगे, उन्होंने बहुत पैसा दिया होगा मंदिरों को, और चाहे स्तूपास हैं, चाहे संघ हैं, इनको जैन टेम्पल्स के लिए। तो ये एक कंसेप्शन है। तो इसमें कितना लोगों का पार्ट था, कितना लोग आगे बढ़ के उसके मतलब ये जो धर्म की जो पूरी यात्रा है, भाई मंदिर बनाने की या दान देने की, वो कितना उसमें पार्टिसिपेंट थे। अब ये आपके दर्शकों को सुनने में या जानने में आश्चर्य होगा कि जो बड़े बड़े इमारतें
प्राचीन पीरियड में बनी, मैं जिन इमारतों की बात कर रही हूँ वो गुप्ता पीरियड के पहले की कर रही हूँ। तो आप इमेजिन करिए कितनी पुरानी है। और बहुत सी वो इमारतें अभी भी हैं, लोग टूरिस्ट बन के वहाँ पे जाते हैं। जैसे कि मैं उदाहरण दूँ सांची का, तो ये जो इमारतें बनी, टेम्पल्स बने, सीक्रेट स्ट्रक्चर्स बने, चाहे ये हिंदूज़ के, बुद्धिस्ट के, जैन्स के, ये किसी राजा ने नहीं बनाए। और हमारे पास शिलालेख हैं, इंस्क्रिप्शंस हैं, खूब सारे इंस्क्रिप्शंस हैं जो बताते हैं कि जो ऑर्डिनरी लोग थे उन्होंने अपनी कमाई में से थोड़ा सा कंट्रीब्यूट करके, थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूट करके बनाया। इनफैक्ट सांची में एक गांव का जिक्र किया गया है जिसके लगभग हर घर ने कुछ ना कुछ डोनेट किया है। और वो जो इंस्क्रिप्शंस हैं वो इकट्ठे एक के बाद एक हैं। सो दे आर ऑल फ्रॉम दैट सेम विलेज। दिस इज अ स्टोरी दैट हैपन्स अगेन एंड अगेन। अभी देखिए, जब राम मंदिर की जो मूवमेंट चल रही थी उसमें भी यही हुआ। एब्सोल्युटली, ईंट हर जगह से गई, हर गांव से गई। और अभी भी जो डोनेशन का जो चलाया गया था वो पूरे देश से, पूरे देश में। हाँ। और आप इमेजिन करिए कि सांची में विदिशा के जो आइवरी, हाथी दांत की जो कार्विंग करते थे ना, तो उनको बुलाया गया कि एक गेट इसकी कार्विंग आप करिए। तो वो गए वहाँ पे और उन्होंने कार्विंग की, और वो जो उन्होंने कार्विंग की अभी भी वो है वहाँ पे। और उस कार्विंग के नीचे उन्होंने लिखा है कि हम विदिशा से आए हैं, हम आइवरी में कार्विंग करते हैं और हमने ये बनाया है और हम ये अपना गिफ्ट दे रहे हैं। मतलब दे डिड नॉट चार्ज एनीथिंग फॉर इट, दे सेड हम इस स्तूप के लिए ये हमारा गिफ्ट है। तो आप इमेजिन करिए सांची में फॉर एग्जांपल 631 इंस्क्रिप्शंस मिले हैं। 631 मिले हैं तो आप इमेजिन करिए कितने खंडित हुए हैं, क्योंकि कोई हिस्सा बचा नहीं था एटलीस्ट नॉर्थ इंडिया का जिस पर आक्रमण हमला नहीं हुआ। तो 630 इंस्क्रिप्शंस में, 31 इंस्क्रिप्शंस में केवल 3 शिलालेख हैं जिसमें किसी राजा या राज्य परिवार का जिक्र किया हो। लेकिन वो सिर्फ 3। और लेकिन उन्होंने भी कोई डोनेशन नहीं दिया। भाई एक आदमी बोलता है मैं इस राजा के यहाँ काम करता हूँ, सो दैट वे द रेस्ट ऑफ द इंस्क्रिप्शंस record donations of ordinary people, women, labor, nuns, Buddhist nuns, monks, merchants, gold merchants, and in fact वेस्टर्न इंडिया में एक बहुत बढ़िया इंस्क्रिप्शन है। वो एक आदमी कहता है कि मैं इक्का चलाता हूँ। इक्का इज लाइक अ रिक्शा। तो तो वो यात्रियों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाता था। तो वो कहता है कि मैंने अपने पास ये था और ये मैंने डोनेट किया। वो इंस्क्रिप्शन भी बचा हुआ है। तो इमेजिन करिए, ये इन लोगों की बात हो रही है जो सोसाइटी में बहुत नीचे स्थान पे माने जाते हैं, सो कॉल्ड, जो वर्किंग क्लास। हाँ। और ये बोला जाता है कि इनको मतलब जो नैरेटिव्स है वो तो यही है कि मंदिरों से और इनको, ये तो उनको इनके ऊपर थोपी गई हैं ये चीजें। और आप देखिए कि ये सब डोनेट कर रहे हैं अपनी कमाई से। और ये मन घड़ंत बात नहीं है, क्योंकि इसका सबूत है। वेस्टर्न घाट्स में जो भी केव्स हैं, बुद्धिस्ट, जैन, जो बाद में हिंदूज का शब्द हम इस्तेमाल करते हैं, दे हैव ऑल गॉट इंस्क्रिप्शंस विच आर इवन देयर टुडे। तो आप, और वो इंस्क्रिप्शंस पब्लिश हुए, ट्रांसलेट हुए, और ASI की जो ग्रंथ हैं, एपिग्राफिका इंडिका और अन्य जो उनकी पब्लिकेशंस हैं, तो वो उनमें आप सारे ग्रंथों को देख सकते हैं। सो आप इमेजिन करिए, एंड इट इज कटिंग अक्रॉस। फॉर एग्जाम्पल एक ब्राह्मण डोनेट कर रहा है एक जैन केव को, लेकिन एक व्यक्ति नहीं डोनेट कर रहा, बिकॉज इट्स ऑलवेज मोर पीपल।
सो दिस इज, और कभी भी ये नहीं देखने को मिलता है कि मतलब वो जैन नहीं होगा तो भी वो जैन के जो मंदिर हैं या उसमें है वो डोनेट करता वो मिलेगा। आपको सबूत मिलेगा। क्रॉस ऐसे मिलता है हर जगह, और क्या, बुद्धिस्ट जैन में, हिंदू जैन में, बुद्धिस्ट इसमें। और जैसे हमको बताया गया है, पढ़ाया गया कि भी ब्राह्मणों ने बड़ा अपना थोपा, लेकिन यहाँ पर आप इंस्क्रिप्शंस, क्योंकि देखिए ये एविडेंस है, सबूत है जिसको आप नकार नहीं सकते, इजंट इट, इट इज़ ऑफ दैट पीरियड, ईसा पूर्व। तो ये इसमें ऑल सेक्शंस ऑफ सोसाइटी आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग। मतलब कि एक माली, एक मेटल वर्कर, एक एग्जाम्पल मैं देना चाहती हूँ। सबसे पहली सरस्वती मूर्ति जो हिंदुस्तान में मिली है हमको अब तक, वो मथुरा से मिली है। अच्छा। हाँ, और वो एक जैन सरस्वती है। एंड वो जो उसका सिर नहीं है, हाथ कट गए, लेकिन थोड़ा सा हाथ, एक हाथ में वेद यू कैन मेक आउट, और उसके नीचे इंस्क्रिप्शन बचा है, और वो इंस्क्रिप्शन एक मेटल वर्कर, लोहार, कहते हैं कि ये मैंने सरस्वती गिफ्ट की है। इट इज़ एब्सोल्युटली अमेजिंग। और मथुरा में, क्योंकि हिंदुस्तान में मूर्तियाँ, पहले तो मूर्तियाँ इकट्ठी बनती हैं लगभग, बुद्धिस्ट की, जैन्स की, और जिनको हम बाद में हिंदूज जानते हैं। बनाने वाले तो वही एक ही थे, आर्टिसंस एक ही थे, एक ही कॉलोनी में रहते थे, और वो तीनों की मूर्तियाँ बनाते थे। सो all those murtis, it is absolutely amazing that Mathura is known for Buddha, images of Buddha. Buddhist image from Mathura. Mathura and Gandhar were the two important centers of very priceless, what we regard today as priceless. और जो मथुरा की सबसे पहली बुद्धिस्ट इमेजेस हैं, जबकि कनिष्क was supposed to be an important believer in Buddhism. जो कनिष्क, जो कुषाण शासन के राजा थे, वो तो बाहर से आए थे. He was supposed to be a great devotee of Buddhism, Buddha, etc. लेकिन जो अब इतनी प्राइसलेस बुद्धा की मूर्ति मथुरा से मिली हैं, none of them is donated by a ruler. They are all ordinary people. For example, एक महिला हैं, वो अपने परिवार के साथ एक बहुत बढ़िया मूर्ति डोनेट करती हैं, जो आप मथुरा म्यूज़ियम में देखेंगे, और उसमें लिखती हैं कि मैं ये अपने परिवार के, अपने गांव के, अपनी फैमिली के, मतलब इन सब की भलाई के लिए ये मैं मूर्ति बना रही। So you know that she has this vision that I am doing it for the welfare of everybody. वो इंस्क्रिप्शन में लिखा है। इनफैक्ट मथुरा में बहुत सारे जो अयाग पट्टा जैन्स के होते थे, 95% ऑफ देम वर डोनेटेड बाय जैन्स। तो जब when you talk about relations of Brahmins, lower caste, men, females, all these things have to be factored in. और आप ये देखिए ना कि मथुरा कितना इम्पोर्टेंट प्लेस है हिंदुओं के लिए। उनको कोई वो नहीं है कि इतना बोला जाता है कि अगर इतना ही था तो वो इसको इतना बड़ा बनने ही नहीं देते। मथुरा में बुद्धिज्म का इतना इम्पोर्टेंट स्थान बनता ही नहीं। बिल्कुल। तो ये तो एक मनगढ़ंत कहानियां बनाई गई हैं। नहीं, और तीनों संप्रदाय या जो भी शब्द आप इसमें, उनकी मूर्तियां ऑलमोस्ट एट द सेम टाइम बनती है उसी स्थान पर। हाँ, और कोएग्जिस्ट करती हैं। वही लोग बना रहे हैं। हाँ, बुद्धा की भी बन रही है, महावीर की भी, क्योंकि लोग देखते ही नहीं है उसको अलग ना, सबको अपना ही मानते हैं। एब्सोल्युटली। अब आपने ये बात कही, तो जो ये सेक्रेड चिन्ह है ना, ये सबके कॉमन थे। ये तो आप कह नहीं सकते कि भाई जैन स्वास्तिक का आदर नहीं करते थे। बिल्कुल। या पीपल या गणेश, कितने चक्र। अच्छा, पिलर्स की बहुत इंपॉर्टेंट स्टोरी है। अच्छा, दूसरी नहीं, और पद, विष्णु पद,
अभी भी हम विष्णु के पद, बिल्कुल, बुद्धा के पद, महावीर के पद, इट्स द सेम थिंग। और ये आपने बहुत इंटरेस्टिंग बताया। एक मैं बताया ना आपको कि वही कारीगर वो थे। तो अगर आप महावीर, तीर्थंकर महावीर की मूर्तियां देखें तो उनकी छाती पर श्रीवत्स बना हुआ है। और श्रीवत्स किसके साथ संबंधित है? विष्णु। तो वो जो कारीगर है वो भी कह रहा है भैया सब मिक्स हो रहा है। नहीं, एकता की, क्योंकि वो अलग नहीं देखते हैं, देयर सेक्रेडनेस इज सेम। So why will Mahavir have the Shrivats, which is Vishnu's chin? और बुद्ध तो खुद ये बोलते थे कि मैं उसी फैमिली से हूँ, इक्ष्वाकु जो राम जी की लीनियज है। और जैन्स कहते हैं कि जो 22nd तीर्थंकर थे वो कृष्ण से रिलेटेड थे, कजन थे। सो जो रिलीजन, संप्रदाय, व्हाटएवर वर्ड यू वांट टू यूज, उन्होंने ये नहीं कहा कि भाई हम तुमसे अलग हैं, हम अलग हैं। तो ना किसी राज्य ने कहा, ना साउथ नॉर्थ की बात थी, ना महिलाओं की आपने इतनी अच्छी बात की कि वो भी कितने इन्वॉल्व थे। लोअर क्लास, अपर क्लास, सब, राजा से लेके रंक तक सब कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, नॉर्थ से साउथ तक सब कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो ये हमको पूरा दिखता है, कल्चरल यूनिटी, पॉलिटिकल यूनिटी, पूरा एक बुना हुआ देश है सेक्रेड ज्योग्राफी में। अब बात आती है कि टेक्स्ट की बात आती है, क्योंकि ये बात बोली जाती है कि जो लॉ गिवर्स थे, जो हमारे धर्मशास्त्र हैं, उनमें ये लिखा हुआ है, शूद्रों के लिए ये लिखा हुआ है, मलेच्छों के लिए ये लिखा हुआ है। इसमें मैं 2 सवाल पूछना चाहूँगा। एक, उनकी क्या दृष्टि थी अपने ही इसी सेक्रेड ज्योग्राफी में, जो मान लीजिए आर्यवर्त या जो आर्यों का जो भूमि है उसके बाहर के जो लोग दिखते थे, तो उनका क्या परसेप्शन था कि धर्म में वो धार्मिक हैं या अधार्मिक हैं, मलेच्छ हैं तो क्या हैं, और वो कैसे धार्मिक हो सकते हैं? एक तो अपने लोगों के प्रति इसी ज्योग्राफी में उनका क्या पर्सपेक्टिव था उन लोगों के लिए, और क्या वो कभी वापस उनको सोचते थे कि ये भी धार्मिक हो सकते हैं? एक दूसरा, फॉरेनर्स के लिए क्या पर्सपेक्टिव था? तो पहले हमारे जो लोग थे उनके बारे में थोड़ा बताइए, और उसके बाद जो विदेशी थे उनके बारे में क्या सोचते थे? आपने पहले धर्मशास्त्र के बारे में कहा, तो ये ऑर्डिनरी ये मान्यता है कि भी धर्मशास्त्र जो थे वो ब्राह्मणों द्वारा रचित ग्रंथ थे, और उनका उद्देश्य था कि जो ब्राह्मण दृष्टि है, कानून है, लॉज हैं, वो पूरी समाज पर लागू करने हैं। ये आमतौर पर धर्मशास्त्र के बारे में कहा गया है। और जो धर्मशास्त्र हैं वो खुद कहते हैं कि भाई हम तो जो वेद में लिखा गया है उसके अनुसार हम बोल रहे हैं। लेकिन एक्चुअली जब हम धर्मशास्त्र उसको पढ़ें, और ये मैं नहीं कह रही, ये बहुत से वरिष्ठ इतिहासकार और कह रहे हैं, इंडिया के नहीं बाहर के, वो कह रहे हैं कि धर्मशास्त्र अगर हम अध्ययन करें तो वो हर कम्युनिटी, हर जाति, हर प्रांत को पूरी छूट देते थे अपने तौर तरीके, नियमों के अनुसार चलना। और वो कहते हैं कि शूद्र का धर्म उसके लिए है, और उन्होंने कभी किसी धर्म को थोपने की कोशिश नहीं की। कौटिल्य किन धर्मों की बात करते हैं? जाति धर्म, कुल धर्म, मर्चेंट्स का, व्यापारियों का धर्म। तो ये, और यजनावल कहते हैं कि राजा जब कोई भूमि पर विजय प्राप्त करता है उसको ध्यान रखना चाहिए कि वो अपना धर्म वहाँ पर नहीं लागू करे। सो द पॉइंट इज दैट एवरीबडी वॉज एक्चुअली गिवन कंप्लीट फ्रीडम टू फॉलो। और धर्मशास्त्र रिकॉर्ड करते हैं कि शूद्र का धर्म उनको फॉलो करना चाहिए। और इट इज़ एब्सोल्युटली वंडरफुल कि हम जब कहते हैं कि बुनियादी एकता का ये एक और सबूत है कि ये हर छोटी से छोटी वर्ग को, जाति को कह रहा है कि अपना
तौर तरीके, नियम, रीति रिवाज आपको नहीं छोड़ने और आपको उनको फॉलो करना है। और इनफैक्ट अल-बरूनी की एक बहुत इम्पॉर्टेंट उन्होंने लिखा है, वो कहते हैं कि वरा मिहिरा, ही वॉज एन एस्ट्रोलॉजर एक्चुअली, he was belonged to the family of Magas who came from Iran. उनके बारे में मैं बाद में बात करूंगी। तो अल-बरूनी लिखते हैं कि भाई वरा मिहिरा, उसको भी ये ऋषि मानते हैं। क्यों ऋषि मानते हैं? वो लिखते हैं क्योंकि इनके पास विद्या है। सो दे से एनीवन हु हैज विद्या इज रिस्पेक्टेड। और गौतम अपने धर्मशास्त्र में लिखते हैं आर्य, ऋषि या मलेच्छ, इनमें से किसी के पास विद्या हो तो उसको उसका सम्मान करना चाहिए। सो दिस वॉज द एटीट्यूड। अब क्या है कि आपने कहा आर्यवर्त, इसका जो शुरू से ही डिस्क्रिप्शन है, पतंजलि पहले व्यक्ति थे जिन्होंने इस शब्द का प्रयोग किया, और वो बताते हैं कि आर्यवर्त ये इतना ही इलाका है जो आर्यवर्त है। और आर्यवर्त उसके बाद वो एक्सपैंड होता है और मनु उसमें सबसे डिटेल में जाते हैं। लेकिन आर्यवर्त में क्यों है आर्यवर्त? क्योंकि यहाँ के लोग करेक्ट स्पीच एंड करेक्ट कॉन्डक्ट, शिष्टाचार का में बिलीव करते हैं। शिष्टाचार, शिष्टाचार का मतलब सही वाणी और सही कॉन्डक्ट, कर्तव्य, मतलब कि कॉन्डक्ट, बिहेवियर, व्यवहार। और यहाँ पे जो ब्राह्मण वर्ग है, लिखते हैं उनके पास केवल इतना ही अनाज होना चाहिए कि एक जग, मतलब ये जार, इतने जार में आ सके, बस इतना ही अनाज उनके पास होना चाहिए। और वो विद्या का अध्ययन करें किसी लाभ के लिए नहीं, वो नॉलेज फॉर इट्स ओन सेक परसू करें। सो दिस इज शिष्टाचार, करेक्ट स्पीच एंड करेक्ट बिहेवियर। और वो कोई भी बन सकता है अगर इसी को फॉलो करे तो। इसी में मैं एलैबोरेट कर रही हूँ। ये जो कॉन्सेप्ट है, पतंजलि ने तो बहुत छोटा डिस्क्रिप्शन दिया एक पर्टिकुलर एरिया का, सबसे एलैबोरेट डिस्क्रिप्शन इसका मनु में आता है। तो मनु बताते हैं सीक्रेट ज्योग्राफी। सो द फर्स्ट इज द लैंड क्रिएटेड बाय ब्रह्मा, उसके बाद ब्रह्म ऋषि देश, फिर मध्य देश, फिर आर्यवर्त। तो जब वो आर्यवर्त तक पहुंचते हैं तो वो विंध्यास तक वो आर्यवर्त हो जाता है, दैट इज प्योर लैंड। लेकिन उसके बाद के जो लॉ गिवर्स हैं वो इस आइडिया को और आगे बढ़ाते हैं। और मेद तिथि, मैं उनका उदाहरण देना चाहूँगी। वो कहते हैं कि भूमि तो अपवित्र नहीं हो सकती, लैंड इज नॉट इम्प्योर। उस लैंड को जो आर्यवर्त के बाहर है उसको पवित्र करने का एक सिंपल साधन है, वो है कि जो सोशल ऑर्डर है जो आर्यवर्त में है उसको यहाँ पर भी स्थापित कर दो। ठीक है? सो दिस इज what, so that means by a particular period the whole of India is one as sacred land. Now there was the other question that you asked, that what did Manu, he is the most famous of the lawgivers, but there are many others. वो कहते हैं कि क्योंकि नॉर्थ वेस्ट इंडिया में बहुत से हमारे शासक विदेश से आए थे, तो उनसे वो कहते हैं कि केवल 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, और जो बाकी लोग हैं
दे आर द ऑफस्प्रिंग, उनके बच्चे हैं। जैसे कि ब्राह्मण ने क्षत्रिय से शादी कर ली, मिक्स्ड वर्ना के बच्चे हैं। इन 4 के अलावा कोई और नहीं है, बाकी इनके मिक्स्ड मैरिजेस के हैं। दैट इज द फर्स्ट पॉइंट दैट ही मेक्स। एंड देन ही सेज कोई भी एंशंट टेक्स्ट जो हैं उसके बाद की भी, दे डू नॉट प्रिस्क्राइब एनी शुद्धि। कोई शुद्धि वो नहीं प्रिस्क्राइब करते। एक महाभारत में एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रसंग है वेयर वन किंग इज आस्किंग फॉर दर्शन ऑफ विष्णु, और विष्णु कम्स टू हिम इन द फॉर्म ऑफ इंद्र, और वो पूछते हैं कि भाई ये इतने सारे हैं मलेच्छ, उनके नाम बताते हैं कि इनको समाज में सम्मिलित करने के लिए इनको क्या करना है, इनको क्या करना है। तो इंद्र बोलते हैं इनको कुछ नहीं करना, इनको कुछ नहीं करना। जिस तरह से बाकी लोग समाज में रह रहे हैं उसी तरह से ये रहें तो ये बन गए। सो यू नो इट वॉज नॉट अ क्लोज डोर सिस्टम, देयर वॉज नो शुद्धि, देयर वॉज नो प्योरिफिकेशन, राइट। और पतंजलि तो बोलते हैं दे आर पीपल who don't have to be expelled from the dish. Expelled from the dish, अगर उनके बर्तन अपवित्र नहीं होते, वो धुल के पवित्र हो जाते हैं। So this thing that we have been taught कि भाई बहुत रिजिड सिस्टम था, मनु कह रहा है कि उनके प्योरिफिकेशन के लिए कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे समाज में वो 4 वर्णों के ही कनेक्शन में हैं। भाई हो सकता है ब्राह्मण ने किसी क्षत्रिय से शादी कर ली या क्षत्रिय ने वैश्य से कर ली, they are the offspring of these 4 वर्णास। तो जो बाद में मतलब अभी 200 साल पहले की जो एक जो हमको सोर्सेज मिलते हैं कि कितनी सारी बंदिशें थी, बाहर नहीं जाना या समुद्र नहीं लांघना, उस तरीके से जो देखा जाता था वो उस समय बिल्कुल नहीं था। और लोगों को हीन भावना से या मलेच्छ एज अ नेगेटिव कॉनोटेशन उस तरीके से उतना नहीं था। आप देखिए अपने आप ही वो मानते थे कि ये भी हमारे जैसे हो सकते हैं। और हमारे पास इतिहास में रिकॉर्ड है। मैंने आपको मागा वाराम हीरा का बताया, तो ये एक्चुअली सांबा पुराण में ये लिखा गया है कि विष्णु के कृष्ण के पुत्र सांबा को लेप्रेसी हो गई थी, तो उन्होंने सूर्य देवता की बहुत कड़ी सेवा परिश्रम किया, मतलब तपस्या की, और वो ठीक हो गए। जब वो ठीक हो गए तो उन्होंने सूर्य के लिए मुल्तान में एक मंदिर बनाया। अच्छा, ये जो मुल्तान वाला मंदिर है जो बाद में, हाँ। तो फिर उस मंदिर के पुजारी वो ईरान से लाए मगाज, क्योंकि ज़ोरास्ट्रियनिज्म वाज वेरी प्रोमिनेंट इन ईरान, और क्योंकि मगाज सूर्य की पूजा करते थे तो भारत में उनको मगा ब्राह्मण का डेजिग्नेशन दिया। बट दे वर गिवन दैट स्टेटस ऑफ मगा ब्राह्मण्स बाय दिस सोसाइटी, यस, यू नो। एंड काम्बोज वाज अनदर कम्युनिटी जिनकी हम ट्रेस कर सकते हैं ये कब आए। तो महाभारत लिखती है कि काम्बोज ने युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में कंबल प्रेजेंट किए, बिकॉज काम्बोज वर फेमस फॉर ब्यूटिफुल ब्लैंकेट्स, वो कंबल बनाते थे। तो महाभारत लिखती है कि ये आए थे और इन्होंने कंबल भेंट दिए। तो मतलब कि देवर द टेक्स्ट डिड नॉट ट्राई टू हाइड दिस फैक्ट कि भाई कोई बाहर से आए, लाया गया स्पेशली, लाया क्योंकि बिकॉज दे वर नॉलेजेबल। सो दिस वाज द क्राइटेरिया, एंड मनु आल्सो सेड कि दे हैव टू लिव लाइक। मैम, अगर ब्राह्मणों को जैसे आपने बताया माघ ब्राह्मण ऐसे आए, तो ऐसा हो सकता है कि क्षत्रियों को भी कहीं से लाया गया हो? मतलब मान लीजिए कोई वॉरियर क्लास है, कोई आया होगा, जैसे कितने सारे तो आक्रमणकारी आए, सिथियंस, साक, हुण, कुशन। ब्यूटिफुल क्वेश्चन। हाँ। लेकिन इसका उत्तर थोड़ा सा अलग है। क्या है कि ये जो एंशिएंट पीरियड में, प्राचीन भारत में, हम राजपूत शब्द नहीं सुनते। अच्छा। सुनते हैं हम क्षत्रिय। लेकिन मध्यकाल में हम राजपूत शब्द सुनते हैं।
मैम एक एक ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है आपकी पूरी बुक में कि हम जो आजकल इतने सारे डिवीजन है ना का गुज्जर, राजपूत, जाट, ये वो, उस टाइम पे कहीं नहीं सुनने को मिलते हैं ये सारे शब्द। अब एक तो पहले मैं ये कहानी ख़त्म हाँ। कर दूं और ये क्यों हुआ और कब हुआ। अब क्या हुआ कि 8वीं शताब्दी में, जैसे आपने बताया, कि एक नया वेव ऑफ इन्वेजन्स हुए। प्राचीन भारत में भी इन्वेजन्स हुए, उसका हम बाद में डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि हम राजपूत की बात कर रहे हैं तो 8वीं शताब्दी में एक नया आक्रमणों का अनुभव हुआ। अब उस टाइम क्षत्रिय क्लास नहीं थी। अब क्यों नहीं थी ये हम नहीं कह सकते, लेकिन वो हम माइथोलॉजी में सुनते हैं, परशुराम डिस्ट्रॉयड। ठीक है, अब क्या हुआ था हम नहीं कह सकते। तो जब ये नए आक्रमण शुरू हुए, देन वी नीडेड वॉरियर्स। तो एक माइथोलॉजी है कि ऋषि वशिष्ठ ने माउंट आबू पे एक यज्ञ किया। अब ऑब्वियसली ऋषि वशिष्ठ तो थे नहीं उस टाइम, तो ये इसका मतलब है कोई बहुत इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट थी जिसके बारे में अब हमको कोई जानकारी नहीं है, लेकिन जिसको हम याद रख रहे हैं। तो माउंट आबू पे उन्होंने अग्निकुल किया और उस अग्निकुल से 4 पुरुष निकले और वो थे 4 राजपूत क्लैंस, और उनसे ये राजपूत वंश पैदा हुए। तो हु वर द पीपल, फॉर एग्जाम्पल, उसमें से कौन निकले? एक थे गुज्जर। अब गुज्जर तो हमको पता है पेस्टोरल कम्युनिटी, ठीक है, लेकिन आपको पता है कि ट्राइबल्स बहुत माहिर होते हैं युद्ध में, तीर कमान में, दे आर वेरी वेरी गुड। तो इसका मतलब है कि इस समाज ने जब ज़रूरत समझी तो ट्राइबल लोगों को भी राजपूत दर्जा दिया। सो अगेन इट कॉन्ट्रडिक्ट्स कि क्लोज सोसाइटी नहीं थी। और ये गुज्जर जब राजा बनते हैं इन लार्ज पार्ट्स ऑफ इंडिया, तो अपने टाइटल क्या रखते हैं? वो अपना टाइटल रखते हैं, वी आर गुर्जरा फ्रॉम गुज्जर, गुर्जरा प्रतिहारा। प्रतिहारा कौन थे? प्रतिहारा कौन था? रामायण में जब राम का समय धरती पर ख़त्म हो गया तो काल उनको आके बताना चाहते हैं कि अब आपको यहाँ से जाना होगा। तो जब काल राम को, क्योंकि राम को पता भूल गए थे ना कि वो इन दैट सेंस ही इज डिवाइन, तो जब काल राम के पास आते हैं, वो कहते हैं कि मेरे को आपसे कुछ बात करनी है, लेकिन किसी को अंदर नहीं आना कमरे में। तो राम लक्ष्मण को बोलते हैं, दरवाजे पे तुम खड़े रहो, किसी को अंदर नहीं आने देना, तुम प्रतिहार हो। तो आप इमेजिन करिए एक सेंस, क्या सेंस ऑफ बिलोंगिंग, कि ये लोग अपने आप को प्रतिहार, मतलब कि nobody has to be told this, isn't it? They themselves take the name that we are pratiharas, we will not allow anyone to enter. और ये तभी आया होगा जब कोई एंटर करने की कोशिशें कर रहा होगा। और पहले भी एंटर किए थे। हाँ। अरे भाई, पहले भी तो एंटर किए थे लोग आधुनिक एंशिएंट इंडिया में। सो ये, लेकिन मध्यकाल में ही प्रतिहार क्यों हुआ? नाउ यू आस्क मी द सेकंड क्वेश्चन कि भाई पहले आक्रमण हुए थे तो नॉर्थ वेस्ट इंडिया, यहाँ तक कि गुजरात और महाराष्ट्र तक, बहुत से डायनेस्टीज जिनको हम विदेशी कह सकते हैं, उन्होंने भारत पर राज किया। इंडो ग्रीक्स, बैक्ट्रियंस, शाकाज, कुशान्स एंड लास्ट फॉर द हुन्स। लेकिन इन सब की विशेषता ये है, द क्विक इंडियनाइजेशन, they become bearers of the culture and tradition of India। जो हमारे पास अभी तक सबूत है
उसमें से कोई सबूत नहीं है कि किसी विदेशी राजा ने या आक्रमणकारी ने अपना कोई बिलीफ सिस्टम थोपने की कोशिश की। और मतलब कि बुद्धिस्ट बहुत बुद्धिस्ट बन गए। शाकास की जो रानी थी उनका एक मथुरा पिलर, मथुरा कैपिटल है उनका, 2 लाइन हैं उन पे उनका इंस्क्रिप्शन है जो अब ब्रिटिश म्यूजियम में है। और वो लिखती हैं कि मैंने ये संघ को दिया है, क्या क्या दिया है। शी इज़ प्राउड टू बी फॉलोइंग द फुटस्टेप्स ऑफ द बुद्धिस्ट। रुद्र दमन शाका वो गुजरात, वेस्टर्न मतलब महाराष्ट्र वगैरह पर उन पर काफ़ी उनका राज रहा। वो आज हम उनको याद रखते हैं क्योंकि जूनागढ़ पिलर इंस्क्रिप्शन, जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन जो है, नॉट पिलर, जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन पहला इंस्क्रिप्शन है जो शुद्ध संस्कृत में है। और ये कितना पुराना हुआ? ये बहुत पुराना है, इट्स बीसी का। हाँ, तो as far as remember or early, कम से कम 2000 साल। हाँ, तो उस इंस्क्रिप्शन में वो बताते हैं कि मैं संस्कृत में कविता लिखता था, मैं कितना आई न्यू सो मच, और क्या क्या उन्होंने किया कि अलाउइंग फॉर वाटर फॉर पिलग्रिम्स, और मतलब कि जैसे कोई हिंदू राजा करे। एंड ही शाका एंड ही इज फर्स्ट इंस्क्रिप्शन इन संस्कृत। और उसी टाइम शातवाहनास थे, वो ब्राह्मण रूलर्स थे और वो अपने इंस्क्रिप्शंस प्राकृत में लिख रहे थे और ये संस्कृत में। और शातवाहनास वर सपोज बी ब्राह्मण्स, दे मैरिड अ शाका प्रिंसेस, और उन्होंने नागा प्रिंसेस से भी शादी की। तो ये कट्टर कास्ट सिस्टम, इसका सबूत बहुत मुश्किल है। और सिंस वी आर डिस्कसिंग दिस, आप मुझे मध्य एंशिएंट पीरियड का बताइए कि कौन सी रॉयल डायनेस्टीज थी। मौर्यस कौन थे? इट वॉज नॉट बाय कास्ट, वो तो मोरों को पालते थे, वो मौर्य बन गए। गुप्ताज आर सपोज बी वैश्य वंश। सो द रूलर, सारी तरीके की थ्योरी है। हम कोई हाँ, कहता है कि उन्होंने उससे शादी की और वो ब्राह्मण से शादी की तो ब्राह्मण ही होंगे। तो ये इस तरीके की काफी थ्योरी चलती रहती है। बट शातवाहनास मैरिड शाका प्रिंसेस, उसका तो रिकॉर्ड है ना हमारे पास। शाकास वर नॉट ब्राह्मण्स, उनकी तो कोई कास्ट नहीं होनी चाहिए उस हिसाब से, है ना, बाहर से आए थे। हाँ। और नागा प्रिंसेस को, सो इट इज अ वेरी वेरी, द थिंग इज व्हाट माय स्टडी ट्राइज टू शो कि वी शुड बी प्राउड ऑफ द रिचनेस ऑफ आवर हेरिटेज। लेकिन हम एक्चुअली वी फील डिफेंसिव एंड वी फील इन्फीरियर। तो ये जो सारे मुद्दे हैं, एटलीस्ट सम, जिनकी वजह से हम में हीन भावना होती है और बच्चों को गर्व नहीं है अपने इतिहास में, इनमें से कुछ इश्यूज मैंने अपनी पुस्तक में रेज किए हैं। अब आपने बताया कि मैम जैसे जैसे मतलब लगभग अलेक्जेंडर के बाद 326-25 बीसी में जब उनका आक्रमण हुआ, उसके बाद तो कोई ना कोई आक्रमण होता रहा, वो आते गए और वो इंडियनाइज होते गए जी, ठीक है। अब बात आती है कि हमारा जो पर्सपेक्टिव था वो भी इस तरीके से था कि भाई आ जाओ आप, मतलब यू आर पार्ट ऑफ अस, और वो इस तरीके से इंटीग्रेट हो गए कि आप आज बता नहीं सकते। हालांकि कुछ कास्ट लगाती हैं होण और वो सब, लेकिन कोई रियलिटी में बता नहीं सकता है। अब आप मगा ब्राह्मण को बता सकते हैं आज कौन है? हाँ, और ना उनके अंदर शायद वो कॉन्शियसनेस है कि हम वहां से आए थे इसलिए हम अलग हैं, नहीं, बिल्कुल वही उसी में सनातन धर्म में वो मिल गए। अब बात आती है कि 8वीं 9वीं सदी, 10वीं सदी, 11वीं 12वीं, इसमें आक्रमण शुरू होते हैं। 500-600 साल का जो ये पीरियड है, यहाँ पे हमारा जो कॉन्शियसनेस है वो एकदम से पलट जाता है। ये इसकी क्या कहानी है? ये क्यों हुआ कि हम पहले इतने लिबरल, ओपन और वो थे और एकदम से क्लोज्ड माइंडेड हो गए? इसका सबसे बढ़िया विवरण अल-बरूनी ने दिया है। अल-बरूनी महमूद गजनवी के समय के हैं, उनके साथ आए थे
और उन्होंने एक पुस्तक लिखी है अल हिंद। वो उस समय की सबसे डिटेल्ड अकाउंट है। उन्होंने बहुत अध्ययन किया भारत में, भारत के इतिहास का, स्क्रिप्चर्स वगैरह बहुत अध्ययन किया, और उन्होंने ये सब कुछ लिखा है कि भी पहले वाराह मीरा को तो ऋषि, तो वो कहते हैं कि ये आइडिया क्यों बदला। वो लिखते हैं, ये मैं उनको कोट कर रही हूँ, एंड देन इस्लाम के। अब फिर वो डिटेल में बताते हैं, शुरू करते हैं मोहम्मद बिन कासिम का सिंध पर आक्रमण, और सिंध पर जैसे वो फेमस टेम्पल मुल्तान वाला, हाँ, तो वो खुद लिखते हैं कि उन्होंने मूर्ति के गले पर गाय का मांस लटकाया, और फिर वो डिस्कस करते हैं। और जो आक्रमण आए, महमूद गजनवी, क्योंकि वो उस समय के थे, वो बहुत बहुत डिटेल में लिखते हैं कि मथुरा वगैरह कैसे उन्होंने नष्ट किया वहाँ पे। और वो कहते हैं द हिंदूज बिकेम लाइक एटम्स ऑफ डस्ट स्कैटर्ड इन ऑल डायरेक्शंस। तो ये, और वो कहते हैं इसकी वजह से वो अपने शहरों से भाग गए दूर दूर, ताकि जहाँ पे हम वहाँ पे पहुँच न सकें, हमारे हथियार न पहुँच सकें। और वो कहते हैं कि उस समय से इनमें एक नफ़रत हुई विदेशी के लिए। और वो कहते हैं, लिखते, अब ये सच है कि नहीं, बतले वो लिखते हैं कि रात को जब बच्चे रोते थे तो उनकी माएँ उनको चुप कराती थीं कि चुप रहो, गजनी आ गया, तो उस डर से। सो यू नो इट इज़, एंड ही एक्सप्लेन्स इट, ही सेज दैट इतना अत्याचार हुआ, there was nothing left of the sacred structures, and from that day they became hostile to us. और फिर मलेच शब्द फिर उनके लिए ही हो गया ना। अब हम आज के टाइम में हम कुशांस को तो नहीं बोलते मलेच, इट हैज़ बिकम सिनोनिमस विद द अरब एंड टर्किश एडवेंट। एंड एक्सप्लेनेशन इज गिवन बाय अल-बरूनी that the assault, the attack on everything that was dear to the people of this country, उनके sacred structures, उनके customs, उनके traditions, everything was attacked. और ये अटैक हम सोचते हैं कि मध्यकाल, मतलब औरंगजेब तक हमको लगता है ये चला, लेकिन हम में से बहुत लोगों को नहीं पता कि मथुरा फॉर एग्जाम्पल पर आखिरी आक्रमण अहमद शाह अब्दाली ने किया। बिल्कुल। और वो जो अकाउंट है वो उनके कैंप फॉलोअर ने लिखी है। तो ये जो सारी अकाउंट्स हैं, ये कोई मन घड़ंत अकाउंट नहीं है। एनीवन कैन गो एंड चेक देम एंड रीड एंड ड्रॉ हिज और हर ओन कंक्लूजन्स। एक और बात जो निकल के आती है वो है रेजिस्टेंस की, कि हम ये मानते हैं कि मुस्लिम जो आक्रमण हुआ, अरब जो आक्रमण हुआ, तुर्किश आक्रमण हुआ, वो आए और हमने हथियार डाल दिए और पूरे के पूरे देश पर उन्होंने राज कर दिया। हालांकि जब आपकी बुक और इसमें देखने को मिलता है कि कम से कम 400-500 साल लगे उनको भारत पे पूरा कब्जा करने के लिए। उस टाइम काबुल वॉज द राजधानी थी हिंदू शाही डायनेस्टी की। तो जो इंडियन सिविलाइजेशन, फॉर वांट ऑफ अ बेटर वर्ड, इट एक्सटेंडेड टिल द काबुल वैली एंड बियॉन्ड। तो मैम ये जो आज के अफगान हैं, ये शायद ये क्या उस समय बुद्धिस्ट थे या हिंदू थे? अब पहले ये कहानी ख़त्म करें। तो ये हिंदू शाहीज का काबुल में इनकी राजधानी थी। तो ये टर्किश आक्रमण शुरू हुए, एंड देन दे 4 जनरेशन्स ने फाइट किया। रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं। सो हिंदू शाहीज, देन दे हैड टू लीव काबुल विच वॉज देयर कैपिटल, एंड दे वेंट टू हुंड ऑन द इंडस। फिर वहाँ से उनको थोड़े टाइम के बाद शिफ्ट करना पड़ा, यू नो, टू वे डिड दे शिफ्ट, नंदना। और नंदना को जयपाल ने
हारा और तब वो पंजाब की तरफ आ गए। 4 जनरेशन्स एक फैमिली के ऑल डाइड फाइटिंग द टर्क्स। और अल बरूनी, जिनका नाम मैं बार बार ले रही हूँ क्योंकि ही इज़ अ वेरी ऑथेंटिक अकाउंट, वो इस परिवार की वीरता, ही इज़ सो टोटली स्टन्ड, और वो उनको श्रद्धांजलि ऑफर करते हैं। और इतनी मूविंग अकाउंट है अल बरूनी की। ही सेड नाउ द हिंदू शाही फैमिली इज़ एक्सटिंक्ट। इस परिवार का कोई नहीं बचा। लेकिन इतनी नोबल सेंटिमेंट्स थे इस परिवार के। the enemy so called, he is not an enemy but in that sense, but he is paying them tribute. So the resistance was tremendous. क्या है, एक उदाहरण देती हूँ मैं सिंध का। राजा दाहिर, उनकी जो रेजिस्टेंस थी वो उस समय के जो अकाउंट्स हैं वो आपको मिलेंगे। उनकी वाइफ, वन ऑफ देम इमोलेटेड हरसेल्फ, क्योंकि उन्होंने कहा कि मैं बेटर है कि मैं अपने आप को आग में डाल दूं, लेकिन आई डोंट वांट टू बी कैप्चर्ड बाय द थिंग। उनकी 2 यंग पुत्रियां, उनकी कहानी भी बहुत मूविंग है। उसके अलावा उनके जो बेटे थे उनको कैप्चर किया और उनको कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। और उसके बाद जब कासिम वापस जा रहे थे तो उस बेटे ने एकदम हिंदू धर्म वापस अपना लिया एंड कंटिन्यूड द रेजिस्टेंस। ये जो तो शुरू में एक इसमें मैं इंटरजेक्ट करना चाहूँगा कि शुरू में ये भी नहीं था कि आप वापस नहीं आ सकते, जो बाद में हुआ। दैट इज समथिंग दैट वी शुड रियली लुक एट इट। अब देखिए कि अगर कोई गलती से कन्वर्ट किया जाता है तो हमारे पास वो उसके साथ धोखा हुआ, छल हुआ और उसको कन्वर्ट कर दिया। बट एट दैट टाइम एनीवन वाज अलाउड टू से कि भाई अब मैं वापस आ गया अपने धर्म। दैट स्टेटमेंट वाज इनफ कि भाई आपने घोषणा कर दी कि मैं वापस आ गया, दैट इज इनफ। सो दीज, अब कोई समाज अगर इट हैज़ बिकम रिजिड और क्लोज्ड, इट हैज़ टू री एग्जामिन दोज थिंग्स। तो जब आप अपना रास्ता बंद करते हैं तो एक उसका अलग परिणाम होता है। बट व्हेन यू कीप द डोर ओपन, तो मध्यकाल में देयर आर क्वाइट अ फ्यू एग्जांपल्स व्हेन दे वर फोर्सिबली कन्वर्टेड एंड दे, हक्का बुक्का का कितना बड़ा एग्जांपल, ठीक है ना, कितना बढ़िया एग्जांपल है। और दे बिकेम द फाउंडर्स। बिल्कुल, वो कन्वर्ट होके उन्होंने, उनका जो कंट्रीब्यूशन है, ओएसिस बन गया पूरा साउथ इंडिया में। तो आप इमेजिन, ओएसिस ऑफ धर्मा। सो दिस इज सच एन इम्पॉर्टेंट एग्जांपल। तो ये दाहिर के बेटे भी comes back to his faith and then continues. So the thing is that 75 years it took to capture Sindh. 75 years, और 75 years के बाद ये मतलब नहीं है कि भाई उसके बाद कोई रेजिस्टेंस नहीं, वो रेजिस्टेंस कंटिन्यू करी। फर्स्ट अटैक ऑफ द अरब्स एंड टर्क्स till the time they conquer Punjab, it is 4 centuries. 4 centuries. और जब ये दिल्ली सल्तनत इस्टेब्लिश हुई, कुतुबुद्दीन ऐबक ने फर्स्ट 100 years वो अपनी टेरिटरी को 1 इंच नहीं बढ़ा सके। तो आप इमेजिन करिए कितनी रेजिस्टेंस थी। एक्चुअली रेजिस्टेंस कंटिन्यूज इवन आफ्टरवर्ड्स। फॉर एग्जाम्पल अबुल फजल लिखते हैं कि बहुत से इलाके थे जहाँ पर आप भूमि कर इकट्ठा ही नहीं कर सकते थे जब तक आप अपनी सेना ना भेजें। सो दिस एंड दिस रेजिस्टेंस, इट इज़ रिकॉर्डेड इन मैनी इंस्क्रिप्शंस। अब गुजरात का 736 या 739 का एक इंस्क्रिप्शन है, नवसारी प्लेट्स, और वो जो रूलर है वो बताता है कि अरब आर्मी आई और कैसे मैंने उनको डिफीट किया। अटक में एक हिंदू राजा था, उसका जो टेरिटरी, उसका मतलब थोड़ा सा ही इंस्क्रिप्शन बचा है। ही रिकॉर्ड्स कि मैंने अरब आर्मीज को कैसे डिफीट किया है। साउथ में आपने हरिहर बुक्का का नाम लिया, उसके पहले
मदुराई विजय एक कविता है संस्कृत में जो विजयनगर राजकुमारी ने लिखी। वो एक ही कॉपी बची है, पूरी नहीं बची वो भी। और वो कहती है कि धर्मा देवी सपने में मेरे पति के पास आई और कहा कि ये धर्मा की तलवार है, मैं तुमको दे रही हूँ, उठो और धर्मा को रीएस्टैब्लिश करो। सो मैनी स्टोरी। जैसे आपने कहा कि हमारा जो दृष्टि है ना, दृष्टिकोण जो है उसको हमको थोड़ा बदलें तो जो हमारा इतिहास है इट विल बिकमिंग वेरी वेरी फैसिनेटिंग स्टोरी। आखिरी में ये बात करते हैं कि जो इतने 600-700 सालों का जो इम्पैक्ट है और फिर मुग़ल साम्राज्य का जो इम्पैक्ट रहा, क्योंकि वो सबसे स्टेबल एम्पायर था और सबसे ज़्यादा ज्योग्राफी में था, तो उसका क्या हमारे आज तक जो लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट है आज भी सोसाइटी में, किस तरीके से, चाहे सोशल इम्पैक्ट है, चाहे हमारी खेती के रिकॉर्ड्स आज देख लीजिए, रेवेन्यू के सारे उस तरीके से, पर्शियन में लैंग्वेज पे क्या इम्पैक्ट है, कल्चर पे क्या है, आर्किटेक्चर पे क्या है, उसके बारे में थोड़ा बताइए। ठीक है, आर्किटेक्चर आपने कहा तो मैं पहले ले लेती हूँ। आर्किटेक्चर पर आपने कहा मुग़लों का सबसे ज़्यादा स्टेबल रूल था, तो उसका ले लेते हैं। वी हैव अ ओपिनियन ऑफ many of the emperors of the Mughal emperors as benign rulers, मतलब कि वो इतने कट्टर नहीं थे। गंगा जमुनी तहजीब। लेकिन क्या है कि हमारे पास जो सबूत है उसके बारे में मैं शाहजहानाबाद, हम दिल्ली में बैठे बात कर रहे हैं, तो एक तरफ लाल किला है, उसके सड़क पार है चांदनी चौक जहाँ पर व्यापारी रहते थे, तो बड़े बड़े हिंदू व्यापारी। अब शाहजहां ने ये आदेश दिया था कि कोई भी जो मेन रोड है या हाईवे है उस पर गैर इस्लामिक इमारतें नहीं दिखनी चाहिए। तो ब्रिटिश पीरियड में जब वो दिल्ली आए तो उन्होंने सर्वे किया कि भाई यहाँ पे क्या क्या बिल्डिंग्स हैं किस किस धर्म की, और वो हैरान हो गए कि भाई ये चांदनी चौक इलाके में इतने बड़े हिंदू बैंकर्स, जौहरी, इतने बड़े बड़े ट्रेडर्स, ऑल हिंदूज, तो यहाँ पे तो हमको कोई मंदिर ही नहीं दिख रहा। भाई मस्जिदें तो हमारे को कटरा नील जो प्रेडोमिनेंटली हिंदू इलाका था वहाँ पे भी मस्जिद हैं और मंदिर है नहीं। तो फिर उन्होंने सर्वे किया और उन्होंने पाया कि जो हिंदुओं की हवेली थी, बड़ी बड़ी दीवारें, और दीवार के अंदर, उसी बाउंड्री वॉल के अंदर दीवार पे छोटे छोटे आले थे, और उन आलों में उन्होंने अपनी मूर्ति भगवान की रखी हुई थी, और कोई मंदिर की घंटी या शंख नहीं बजता था। तो अगर आप दीवार के उस तरफ खड़े हैं तो आपको यही नहीं पता चलेगा कि यहाँ पे मंदिर है। सो दिस इज नो एक्सेप्ट फॉर प्लेसेस लाइक वृंदावन, जो टेम्पल सिटीज थी, वहाँ पे टेम्पल्स बचे जिस हद तक बचे। लेकिन सरप्राइजिंग बात यह है कि जैसे रनकपुर वॉज अ वेरी इंपॉर्टेंट जैन सेंटर, और वहाँ पे बहुत सुंदर जैन मंदिर हैं। लेकिन आप जब रनकपुर जाएंगे तो आपको बाहर से पता ही नहीं चलेगा कि ये मंदिर है, क्योंकि बाहर वो सारी प्लेन वॉल रखते थे। मंदिर में तो बाहर भी कार्विंग होती है, सो दे बाहर से आपको पता ही नहीं चलेगा ये है क्या। इनफैक्ट दे in many places the temple could not be recognized as a temple, और बेसमेंट में they would make provision कि अगर आक्रमण होता है बाय चांस तो वो मूर्तियों को एकदम नीचे बेसमेंट में ले जाएंगे। रनकपुर में ये पाया गया कि मूर्तियाँ वहाँ पे हैं, बाहर से मंदिर नहीं दिखता, लेकिन तब भी डर था, तो वो बेसमेंट, और बाद में ही इन मूर्तियों को वापस लाया गया। So this is as far as the architecture is concerned. It's a very long story, but we don't have the time. As far as agrarian
थिंग इज कंसर्न। मान सिंह की भी बता दीजिए इसमें थोड़ी सी। हाँ, मान सिंह अकबर के बहुत प्रिय मित्र थे और रिश्तेदार भी थे, और अकबर की उम्र के थे लगभग, तो बहुत समय उन्होंने मान सिंह को फिर रोहतास का गवर्नर बनाकर भेजा बिहार में। हाँ, तो मान सिंह ने वहाँ पे बहुत सारी ज़मीन खरीदी और उनका था कि यहाँ पे मैं एक बहुत विशाल मंदिर बनाऊंगा। और फिर लिखा गया है द फियर ऑफ द एम्परर, बादशाह का डर। बादशाह जो उनके रिश्तेदार थे और करीबी मित्र थे, सो कॉल्ड सेक्युलर थे, और उनके डर से उन्होंने उस ज़मीन पर एक विशाल मस्जिद बनाई और मंदिर छोटा सा पीछे बनाया। इनफैक्ट मानसिंह के जो, लेकिन इसमें आपको यह अप्रिशिएट करना पड़ेगा कि सिंक्रेटिज्म देखिए, मंदिर भी बनाया, मस्जिद भी बनाया। ठीक है, वो तो अपनी दृष्टि के ऊपर है। तो मानसिंह के मैं एक बात और कहूँगी, उनके पुत्र की बहुत कम उम्र में मृत्यु हो गई। तो मानसिंह अपने राज्य में आम्बेर एक उनके लिए मंदिर बनाना चाहते थे और बनाया, जगत श्रीमुनि मंदिर। अगर आप उस सड़क से जाएं तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि यहाँ पे मंदिर है। इतना छोटा सा, इतनी लोकेशन, और ऐसे बनाए ताकि पता ही नहीं चले। तो अपने होम स्टेट में भी ये डर था कि भाई मंदिर दिखने नहीं चाहिए। दिस वॉज एक्चुअली अ पॉलिसी दैट द टेम्पल शुड बी नॉट विजिबल टू द पब्लिक गेज, दिखने नहीं चाहिए। एग्रेरियन उसमें आपने कहा, एक्चुअली द सिस्टम ऑफ टैक्सेशन दैट वाज रिकमेंडेड इन द एंशिएंट टेक्स्ट वाज कि भाई राजा को 1/6 किसान से लेना चाहिए, और इमरजेंसी हो तो 1/4 हो सकता है। जैसे मक्खी शहद चूसती है फूल से, फूल को कोई कष्ट नहीं होता, उसको पता भी नहीं चलता, वो वैसा ही खिलता रहता है। राजा को ऐसे ही करना चाहिए। लेकिन ये स्थिति बहुत विपरीत हो जाती है मध्यकाल में, क्योंकि रूल था कि एक टैक्स है खराज, 50% ऑफ द प्रोड्यूस वो है, उसके अलावा घराई, घर का टैक्स, चराई, अपने जानवरों को चरने का टैक्स, और अनगिनत और टैक्सेस। और अबुल फजल लिखते हैं कि कितने इलाके थे जहाँ पे आप कर वसूली नहीं कर सकते जब तक आप सेना ना भेजें। देर आर लॉट्स ऑफ यूरोपियन ट्रैवलर्स हु केम एट दैट टाइम, बहुत आए, और उन्होंने लिखा है कि जो किसान था वो हमेशा कोशिश करता था कि जंगल में वो भाग जाए। और इतने अकाउंट्स हैं, वो लिखते हैं कि जब वो कर नहीं दे पाता था तो जो रेवेन्यू ऑफिसर्स थे उसके घर का सब कुछ ले लेते थे और उसको भी गिरफ्तार कर लेते थे, उसको भी कैद करते थे, और उसके बीवी और बच्चों को भी कर सकते थे, करते थे। इट वॉज अ वेरी वेरी टेरेबल सिनारियो फॉर। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि जो ये कर इकट्ठा होता था, एक प्रसिद्ध इतिहासकार ने इसके ऊपर अध्ययन किया है। उनका कहना है कि जो सारा कर था ये 1600 लोगों में बांटा जाता था। पूरा किसान का जो प्रोड्यूस था, उपज थी, वो 1600 लोगों में विभाजित बांटी जाती थी। कौन थे वो 1600 लोग? वो थे बादशाह, उनके राजकुमार, गवर्नर्स, सैनिक कमांडर्स, और जो उनके ऑफिसर्स होते थे। majority of it was given to the king and his royal family। ठीक है। अब ये जो मनसबदार जिनको हम बोलते हैं, गवर्नर मतलब कि मुगल ऑफिसर्स, ये जो इनको पैसा मिलता था, ये 40 to 50% हर ऑफिसर को सेना रखनी पड़ती थी। आप इमेजिन करिए, चाहे आप अबुल फजल लेखक हैं तब भी आपको थोड़ी सी सेना रखनी है। एवरी ऑफिसर हैड टू कीप ऐसे। तो ये जो ऑफिसर्स थे, अपनी जो इनकम मिलती थी उसमें से 50% ये
अपनी सेना रखते थे, और बादशाह अपनी जो इनकम बचती थी उसमें से 10% और वो सेना पे रखते थे। तो आप इमेजिन करिए, लगभग 60% उपज जो किसान की मेहनत थी वॉज बीइंग स्पेंट ऑन मेंटेनिंग एन आर्मी। अब ये आर्मी उस टाइम तो कोई विदेशी खतरा नहीं था ना, तो ये इतनी विशाल आर्मी किसके लिए थी? इस रेस्टिव पॉपुलेशन को कंट्रोल रखने के लिए। दैट गिव्स यू सम आइडिया कि भाई यहाँ के लोगों को ही दबा के रखने के लिए, क्योंकि कोई आक्रमण का तो खतरा था नहीं उस टाइम। सो दिस इज द एक्सटेंट ऑफ द एक्सप्लॉयटेशन। और आपने कल्चर के बारे में कहा, दैट्स द लास्ट पॉइंट दैट आई विल मेक। कहा जाता है कि अकबर हिंदी बोलते थे। तो अब प्रश्न ये उठता है कि अगर वो हिंदी बोलते थे तो राज्य की भाषा उन्होंने पर्शियन क्यों की? और अकबर ने ये कानून पास किया कि पर्शियन विल बी द ओनली लैंग्वेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। प्रशासन की केवल एक ही भाषा होगी, और विलेज, गांव का जो पटवारी है, जो रेवेन्यू रिकॉर्ड्स रखता है सरकार के लिए, उसको भी पर्शियन में ही रखना पड़ेगा। तो एकदम अचानक कैसे भाषा सीखें इतने लोग, क्योंकि सरकारी काम तो केवल पर्शियन में होगा। तो अकबर ने बड़ी मात्रा में ईरानियंस को भारत लाए, और उन्होंने मदरसा का जो करिकुलम है वो ऐसा बनाया कि नॉन पर्शियन लोग जल्दी से ये पर्शियन भाषा सीख लें। अब देखिए, हम इंग्लिश बोलते हैं, अंग्रेज़ों ने इंग्लिश एट सम स्टेज, शुरू में तो उन्होंने पर्शियन को ही रखा, लेकिन अकबर ने कहा कि जैसे पर्शिया में पर्शियन बोलते हैं, आपको उसी प्रोनाउंसिएशन से बोलनी है, और आप कोई यहाँ का शब्द उसमें नहीं ला सकते। जैसे कि आप इंग्लिश को तो हम इंडियन इंग्लिश ही बोलते हैं, क्योंकि वी पुट एज मेनी वर्ड्स एज वी वांट। नोबडी सेज यू हैव टू स्पीक इंग्लिश लाइक क्वींस इंग्लिश। हम लिखते भी अपने स्टाइल से हैं ना, तो हमने उस तरह से अपना ली। लेकिन अकबर ने कहा प्रोनाउंसिएशन। और अगर आप गैर पर्शियन स्पीकिंग हैं और आपको किसी शब्द का पर्शियन शब्द नहीं पता, तो इसलिए उन्होंने डिक्शनरीज बनवाई टू कीप द पर्शियन लैंग्वेज एज प्योर एज पॉसिबल। मैम ये बताइए कि ये जो मंगोल तर्क थे ना, ये डायनेस्टी, तो इनका पर्शियन से इतना लगाव क्यों था? और वो वहाँ तो शिया भी वैसे भी थे, ये सुन्नी थे। हाँ, बट दैट वाज द एपिटोम ऑफ हाई कल्चर। अच्छा, उस समय। हाँ, यू नो, ईरान वाज द एपिटोम, पर्शियन वाज द लैंग्वेज। हाँ, तो अब जब लास्ट थिंग दैट आई वांट टू से इज दैट, यू नो, जब मुगल एम्पायर वाज नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ, वो उसमें इतना बल नहीं था कि वो पर्शियन को स्टेट लैंग्वेज जारी रखें, तो अब ये था कि कोई और लैंग्वेज सब्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी, क्योंकि इतने लोग वहाँ से नहीं आ रहे और सरकार में इतना पावर नहीं है। तो उन्होंने कहा कि अब चॉइस क्या थी? चॉइस ये थी कि हिंदवी को बनवा लो, क्योंकि पर्शियन में सभी हिंदवी, मतलब कोर्ट में सब जानकारी रखते थे ना हिंदवी से। लेकिन जो मुस्लिम रिलीजियस एंड इंटेलेक्चुअल इलीट, दे न्यू हिंदवी, बट हिंदवी में उनको क्या परेशानी थी? तत्सम एंड तद्भव वर्ड्स, वो बहुत संस्कृत के वर्ड्स थे। तो उन्होंने कहा ये तो हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते। तो उन्होंने एक गैर मुस्लिम लैंग्वेज में से एक मुस्लिम लैंग्वेज बनाई, उर्दू। हाँ, कैसे? मैं ये कार्य प्रातः करूँगी, मैं ये काम सुबह करूँगी। सो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम दैट लैंग्वेज बिकेम एक्चुअली अरबिक एंड पर्शियन। नाउन्स सारे उन्होंने ये कर दिए। पर्शियन। सो यू नो दिस मेंटालिटी ऑफ बीइंग डिफरेंट 8वीं 18वीं 19वीं और 20वीं शताब्दी में जब रिफॉर्म मूवमेंट्स हो रही थी,
सब समाज में, इंडिया में। तो लेकिन मुस्लिम रिफॉर्म मूवमेंट जो हुई, किसी रिफॉर्म मूवमेंट ने ये नहीं प्रचार किया कि आप हिंदुओं के साथ संबंध रखिए। सब ने कहा कि हिंदू से डिस्टेंस रखिए। अगर कोई कस्टम्स हैं जो आप फॉलो कर रहे हैं, जो हिंदू से हैं संबंधित, उनको सब छोड़िए। रिटर्न टू द प्योर पाथ। एंड लास्ट पॉइंट, अंग्रेज़ों का शासन एस्टैब्लिश हो गया। तो अमंग द रिफॉर्म मूवमेंट्स वॉज वन लेड बाय सैयद अहमद शाहिद। सैयद अहमद शाहिद ने जिहाद शुरू किया। तो जिहाद जब अंग्रेज़ शासक हैं तो उनके विरुद्ध होना चाहिए था, तो उन्होंने लेकिन जिहाद किया सिखों के खिलाफ, बिकॉज उनकी फर्स्ट टारगेट इस सब कॉन्टिनेंट के जो संस्कृति सभ्यता थी। सो द टारगेट इंस्टेड ऑफ बीइंग ब्रिटिश रूल बिकेम द सिख्स। बिल्कुल। इसमें एक और इंटरेस्टिंग जो बुक में आपके मुझे लगा वो ये था कि जो कंपोजिशन था, मतलब जो ऑफिशियल्स थे मुगल साम्राज्य में, खासकर इवन ये बोला जाता है कि अकबर के समय बहुत हिंदू थे उनके साथ आसपास ऑफिशियल्स। इसके बारे में थोड़ा प्रकाश डालिए कि कितने कंपोजिशन, कितने % हिंदू थे, कितने % मुस्लिम थे। हाँ। और वो भी मुस्लिम भी कहाँ के मुस्लिम थे? हाँ, तो सल्तनत पीरियड का तो जिक्र करना कोई पॉइंट नहीं है, क्योंकि वहाँ पे तो बहुत ही कम थे। अब क्या है कि ये माना जाता है कि अकबर वॉज द मोस्ट लिबरल ऑफ ऑल द मुगल्स, और एक हद तक ये बात ठीक है। लेकिन अकबर 13 साल की उम्र में ही बादशाह बन गए, और नोबिलिटी जो शासक वर्ग था वो केवल 2 कम्युनिटीज़ का था। एक तो इरानियंस और दूसरे थे तुरानी। इरानियंस जो पर्शिया से आए थे और तुरानी जो सेंट्रल एशिया से आए थे। तो ये शासक वर्ग, जो विदेशी शासक वर्ग था, इनको लगता था कि भाई हमारा परिवार तो इससे बहुत बड़ा परिवार है, वी हैव डिस्टिंग्विश्ड फैमिली, तो हम इस लड़के का राज क्यों स्वीकार करें। तो अकबर के खिलाफ एक के बाद एक उसके विदेशी नोबल्स विद्रोह कर रहे थे। और 1580 में जो विद्रोह हुआ उसमें तो लगा कि बस अकबर को ये हटा ही देंगे। ये जो तुरानीज और ईरानीज के विद्रोह बार बार होते जा रहे थे, अकबर होशियार थे, तो उन्होंने कहा कि तराजू में सारा वज़न तो एक ही तरफ है, ईरानीज और तुरानीज, दूसरी तरफ तो खाली है, तो मुझे इस तरफ भी कुछ बोझ डालना है। तो उन्होंने बहुत सोच समझ के 2 कम्युनिटीज़ को शामिल किया। एक था इंडियन मुस्लिम्स का मतलब जो जिन्होंने धन परिवर्तन हो गया, और दूसरा था राजपूत। उनकी कैलकुलेशन थी कोई भी विदेशी नोबल मैन इनके नेतृत्व में तो मेरे खिलाफ विद्रोह नहीं करेगा। कोई तुरानी या ईरानी इंडियन मुस्लिम के नेता लीडरशिप में विद्रोह नहीं करेगा, ना वो राजपूत के। तो इन 2 कम्युनिटीज़ को तो मेरे वफादार होना ही होना है। सो दिस इज व्हाट हैपेंड, द कंपल्शन ऑफ पॉलिटिक्स। अच्छा, ये जो कॉम्पोजिशन था 70% फॉरेनर्स, 30% 15% इंडियन मुस्लिम एंड 15% राजपूत, ये चलता रहा औरंगज़ेब के समय तक। इसमें कोई ख़ास परिवर्तन नहीं आया। सिर्फ औरंगज़ेब के टाइम वहाँ से इतने लोग नहीं आ पा रहे थे, क्योंकि उन देशों में कुछ हालात ऐसे हो गए थे कि वो इतने आ नहीं सकते। अब वो शायद वो उतना हाई कल्चर बचा नहीं था या रहा नहीं कोई ऑल सर्कमस्टांसेस थे। हाई कल्चर की मैं लास्ट बात बताऊंगी। और फिर अकबर औरंगज़ेब ने मराठास को भी थोड़ा शामिल किया, लेकिन मराठास क्या करते थे, कुछ मराठास थोड़े टाइम में मनसबदार बन जाते थे, पैसा कमा के फिर छोड़ देते, फिर जाके संघर्ष शुरू करते थे। सो दैट वाज द थिंग। दिस इज वन पॉइंट।
सेकंड पॉइंट आपने कहा हाई कल्चर। मैं सिर्फ ये बताना चाह रही हूँ कि क्या मानसिकता थी। औरंगजेब की मृत्यु के कुछ समय बाद 3 मुख्य प्रांतों के गवर्नर्स को नियुक्त करना था। वो हैं अवध, जिसको हम उत्तर प्रदेश मानते हैं आजकल, बंगाल, बिहार और हैदराबाद। तो अवध में जिसको गवर्नर बनाया वो व्यक्ति 1709 में ईरान से आया था और 1722 में उस इम्पॉर्टेंट प्रांत का गवर्नर उसको नियुक्त किया। तो ये एक कहानी इससे हमको दिखती है कि भाई 18th सेंचुरी के आरंभ में जब आप यहाँ पे इतने साल सदियों से आप राज कर रहे हैं, तब भी आपने ये ज़रूरी नहीं समझा कि यहाँ से किसी व्यक्ति को इस इम्पॉर्टेंट पद पर अपॉइंट करें। हैदराबाद में जिसको बनाया गवर्नर, वो शाहजहां के टाइम पे आए थे और वो कहते हैं कि हम सेकंड कैलिफ के वंशज हैं। तो वो भी बाहर से आए। और बंगाल, बिहार में जिसको बनाया वो एक ब्राह्मण बच्चा था दक्कन में, उसको एक पर्शियन ने गोद ले लिया था और उसको अपने तौर तरीके के हिसाब से उसकी परवरिश की। और जब उनका यहाँ पे ऑफिस ख़त्म हो गया तो वो उस बच्चे को लेके ईरान वापस चले गए। और जब उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई तो ये लड़का वापस आया और इसको बंगाल, बिहार का गवर्नर बनाया। कहने का मतलब ये है कि कभी भी ये प्रयत्न नहीं किया कि इस भूमि से जुड़े, इस संस्कृति से जुड़े, यहाँ के तौर तरीके से जुड़े किसी को ऊंचे पद पर बनाएं। जो इम्पॉर्टेंट पद थे उनको हमेशा ये नियत थी कि उनमें किसी बाहर के व्यक्ति को अपॉइंट किया जाए। बहुत बेहतरीन पुस्तक मैम आपकी। आपने सही बोला, ये आपकी सबसे इम्पोर्टेंट पुस्तक है। फिर से दिखा देता हूँ मैं, और सबको पढ़नी चाहिए, आप ज़रूर पढ़ें। कम से कम इस टॉक के बाद ये एक हमने बहुत ऊपर से इसको कवर किया है। अगर आप पुस्तक पढ़ेंगे तो आपको एक एक फेज़ के बारे में डिटेल्ड इंफॉर्मेशन मिलेगा। थैंक यू सो मच मैम फॉर कमिंग एंड फॉर टॉकिंग टू अस। थैंक यू सो मच। आप ऐसे ही पुस्तक लिखते रहें एक के बाद एक, ताकि आप मुझे इनवाइट करते रहें। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। मैं हमेशा बोलती हूँ कि पॉडकास्ट के जो व्यूअर्स होते हैं उनकी संख्या जो मेरे को पढ़ेंगे उससे कहीं ज़्यादा होती है। तो मेरी जो जर्नी है, जो मेरी व्यूज़ हैं, जो मैंने कंट्रीब्यूट किया है, वो लोगों तक आपकी वजह से पहुंचा है। सो आई हैव टू बी रियली ग्रेटफुल टू यू एंड आई थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। नहीं मैम, हम आपके इंडेप्टेड हैं कि आपने इतना अच्छा काम आप कर रहे हो और इतनी अच्छी पुस्तकें आप ला रहे हो। कुछ नया आपने सोचा है कि अभी नेक्स्ट क्या काम करना है या अभी नहीं मैं बता नहीं सकती। अच्छा, थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू।